एक समय की बात है। एक राजा था। उसे अपने बुद्धिमान होने का बड़ा घमंड था। उसको लगता था राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको धोखा दे सके। एक दिन यह बात उसने अपने मंत्रियों से कही। सब ने हामी भर दी सिवाय एक के। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या तुम नहीं मानते कि मुझे धोखा देना नामुमकिन है? नहीं महाराज, मैं नहीं मानता, क्योंकि सुनार आपको बहुत आसानी से धोखा दे सकते हैं और हमारे राज्य में तो एक से बढ़कर एक सुनार है जो कि बहुत चतुराई से सोना चुराकर आपको धोखा दे सकते हैं। राजा कहता है, मैं नहीं मानता, मैं कल ही सब सुनारों को बुलाऊंगा और खुद उनसे बात करूंगा। अगली सुबह राजा ने सभी सुनारों को बुला भेजा। आदेश अनुसार सुनार आ गए। सब हैरान थे। आखिर माजरा क्या है? राजा ने हम सबको क्यों बुलाया है? क्या राज परिवार में कोई शादी का आयोजन होने वाला है जिसकी तैयारियां चल रही है? या हो सकता है रानियां अपने पुराने गहनों से ऊब गई हो और अब नए गहना बनवाना चाहती हो। एक और सुनार बोला, अरे रानियां तो हमें स्वयं ही बुला लेती है। यह मामला तो महाराज से जुड़ा लगता है। मेरे विचार से महाराज पड़ोसी राज्य को कुछ खास तोहफे भेजना चाहते हैं और हो सकता है कुछ गहने बनवाना चाहते हो। इस तरह अनुमान लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। एक और सुनार बोला, जो कि सबसे छोटा सुनार था, जिसका नाम था वतन। महाराज स्वयं ही बता देंगे कि क्या बात है। इतने में राजा कमरे में आया। मैंने आप लोगों को सीधा सादा सा एक प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है और मुझे आशा है कि आप लोग सच ही बोलेंगे। यदि मैं आपको कुछ बनाने के लिए सोना दूं, तो क्या आप मेरे जाने बिना चतुराई से सोना चोरी कर सकते हैं? और यदि आप यह काम किसी की निगरानी में करें, तो भी क्या चोरी संभव है? कमरे में सन्नाटा छा गया। हाँ, राजा ने उन्हें घूर कर देखते हुए पूछा। सुनार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जी महाराज, यदि हम सचमुच चाहें तो संभव है। एक सुनार धीरे से बोला। अच्छा, राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आप लोग कितना सोना चोरी कर सकते हैं? किसी ने कहा 1/4 हिस्सा, किसी ने कहा आधा निकाल सकते हैं और वतन एकदम से बोल पड़ा, जी महाराज, अगर मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा सोना उड़ा सकता हूँ। तुम्हारी बात मैं नहीं मानता, कोशिश करके देख लो। तुम रोज राजमहल आना, वहाँ मेरे दिए हुए वस्त्र पहनना। मैं तुम्हें सोना दूंगा और तुम मेरी उपस्थिति में ही गणपति की एक प्रतिमा बनाना। जब भी मैं बाहर जाऊंगा, मेरा अंगरक्षक तुम पर नजर रखेगा। जब तुम घर लौटोगे तो तुम्हारी अच्छे से जांच पड़ताल की जाएगी और तुम अपने ही वस्त्र दोबारा से पहनोगे। उसके बाद महल के बाहर कदम रखोगे। जब तक तुम एक गणपति नहीं बना लेते, तब तक तुम्हारी दिनचर्या यही रहेगी। जी महाराज, वतन खुश होकर बोला। एक बार फिर सोच लो, क्या तुम यह कर पाओगे? जी महाराज, मुझे विश्वास है, मैं यह कर लूँगा, वतन ने कहा। अगर तुम अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा और राज्य का आधा हिस्सा भी तुमको दे दूंगा। पर अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया जाएगा। जी महाराज, वतन फिर से मुस्कुराया। याद रहे, मैं और मेरे सेवक हमेशा तुम पर राजा वहां से चले गए। तभी सारे सुनार बोले, अरे पागल हो वतन, तुम जानते हो तुम यह काम नहीं कर सकते। तुम क्या, ऐसे कड़े पहरे में तो कोई भी यह काम नहीं कर सकता। मैं तो कर सकता हूँ। वतन फिर से मंद मंद मुस्कुराने लगा। अगले दिन वतन सुबह ही महल पहुंच गया। उसने दूसरे कपड़े पहने, सोना और औजार लिया और काम शुरू कर दिया। राजा के पहरेदार दिन भर उसे घेरे रहते। अधिकतर राजा भी वहीं आसपास रहता। वतन अपना काम, सोना पिघलाना, तराशना, आकार देना मन लगाकर करता। अपने आसपास बैठी जनता से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन भर की मेहनत के बाद अपने कपड़े फिर से पहनता। राजा के आदमी उसकी जांच पड़ताल करते और वो महल से बाहर निकल जाता। लेकिन घर पहुंचने पर
वह एक अजीबोगरीब काम करता जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं था। मदन पीतल की हूबहू प्रतिमा बना रहा था जिस पर देर रात तक वह काम करता था। ऐसा रोज होता। दिन भर रात सेवकों की बड़ी निगरानी में वह सोने का गणपति बनाता और रात की चुप्पी में पीतल की प्रतिमा जिसमें कभी कभी उसकी बहन भी उसकी मदद किया करती थी। आखिरकार 7 दिन के बाद दोनों मूर्तियां तैयार हो गई। 7वें दिन मदन ने गणपति की प्रतिमा उठाकर सबको दिखाई। क्या यह पूरी हो गई? राजा ने उत्सुकता दिखाई। बस महाराज, जरा सा काम बाकी है। रात भर मूर्ति को ताजे दही में डुबो कर रखना होगा और अगली सुबह मैं इसे चमकाऊंगा। यह बहुत जरूरी है। अच्छा, राजा हैरान हो गया। मैंने तो पहले कभी नहीं सुना कि दही से मूर्ति को चमकाया जाता है। महाराज, यह मेरी खास तकनीक है। क्या मुझे ताजे दही का एक बड़ा मटका मिल सकता है? अब यह भी अच्छी फरमाइश है। शाही पहरेदार मुंह बनाते हुए बोले। संध्या के समय ताजा दही कहाँ से लाएंगे? आमतौर पर लोग रात में दही जमाते हैं जिससे कि वह सुबह तक तैयार हो जाए। तुम्हें दही चाहिए था तो सुबह क्यों नहीं बताया? हम थोड़ा दही जमा कर रखते। मैं बिल्कुल भूल ही गया था। वतन बोला। क्या बाजार से दही नहीं मिल सकता? तभी उन्होंने एक युवती को सिर पर बड़ा सा घड़ा लिए सड़क की ओर जाते हुए देखा। तुम क्या बेच रही हो? पहरेदार ने उस युवती से पूछा। ताजा दही। आज मुझे घर जाने में देरी हो गई। मेरा दही नहीं बिका। अब इसे घर वापस लेकर जा रही हूँ। राजा के नौकर ने कहा, रुको, इसे यहाँ लेकर आओ, हम इसको खरीद लेंगे। वतन एकदम से बोला, भगवान का शुक्र है, मुझे तो चिंता हो रही थी। सोचा कि दही नहीं मिला तो फिर क्या करूँगा। लड़की दही का घड़ा लेकर आ गई। मैं पहले इसकी जांच करूँगा, वतन बोला। जाने अच्छा भी है कि नहीं। मुझे जब तक इसके पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, युवती बोली। ताजा माल है, अगर तुमने खराब कर दिया तो इसको कोई नहीं लेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम इसको खरीद लेते हैं, मटके के अंदर झांकते हुए वतन बोला। उसने गणपति की स्वर्ण प्रतिमा को घड़े के अंदर डाल दिया। राजा ने लड़की को सोने की अशर्फी दी। वह जाने ही वाली थी कि वतन ने उसे फिर आवाज दी। मुझे यह दही अच्छा नहीं लगा, इसमें पानी ज्यादा है और इससे मूर्ति में वह चमक नहीं आएगी। मैं कल सुबह ताजा दही लाकर ही अपना काम करूँगा। युवती बोली। और मैं इस दही का क्या करूँगी? अब तो इसे कोई खरीदेगा भी नहीं। खाओ फेंको जो मनाए करो, वतन ने घड़े में से मूर्ति को निकालते हुए कहा और घड़ा वापस उस युवती को दे दिया और बोला, ज्यादा बड़बड़ मत करो, महाराज ने इसकी पूरी कीमत तुमको दे दी है। लड़की ने घड़ा उठाया और कुछ बड़बड़ाती हुई सी बाहर निकल गई। अगले दिन मदन ने मूर्ति ताजे दही में चमकाई और राजा के हाथ में दे दी। राजा ने अपने विशेषज्ञों को बुलवाया और इसे देखकर बताओ कि सुनार ने इसमें से कितना सोना गायब किया है। विशेषज्ञों ने उसको जांचना शुरू किया। बार बार जांचने और परखने के बाद भी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बताओ भाई, क्या बात है? महाराज, इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है। यह कैसे हो सकता है? राजा हैरान था। मैंने खुद इसको सोना दिया था और मूर्ति भी इसने हमारे सामने ही बनाई है। वह सब हम नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि मूर्ति तो पीतल की है, सोना तो इसमें है ही नहीं। यह तो कमाल हो गया। राजा चकित हो गया। मैं ना कहता था कि मैं कर सकता हूँ। वतन मंद मंद मुस्कुराने लगा। आखिरकार राजा ने वतन से पूछा कि उसने यह चमत्कार किया कैसे, राजा को चकमा दिया कैसे। महाराज, क्या आप वादा करते हैं कि मेरे सच बताने पर आप मुझे दंडित नहीं करेंगे? राजा ने कहा, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। फिर वतन ने सारी कहानी सुनाई। वह दही बेचने वाली लड़की मदन की बहन थी जो ठीक उसी वक्त आ पहुंची थी। पीतल की प्रतिमा जो वतन रात में बनाता था पहले से ही दही में छिपा कर रख दी गई थी। जब वह लड़की महल में आई तो वतन ने सोने की मूर्ति दही में डालकर
पीतल की निकाल ली। कहानी सुनकर पहले तो राजा हैरान हुआ और फिर ठहाके लगाकर हंसने लगा। भाई वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले, तुमने तो हम सबको बुद्धू बना दिया। मैं तो मान ही नहीं सकता था कि कोई मेरी आंखों में भी धूल झोंक सकता है, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। वादे के मुताबिक वतन की शादी राजकुमारी से हो गई और राज्य का आधा हिस्सा भी उसको दे दिया गया, और राजा बनने के बाद वतन ने कोई चालबाजी नहीं की। तो दोस्तों, आप बताओ, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।